नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूँ। जी हाँ, जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला हूँ, मैं छाट कर लाया हूँ जो कि आपके परीक्षाओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में आखिर कितने बार दांत जो ऐसे हैं जो कि दो बार जन्म लेते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि दो बार जन्म लेते हैं। लेकिन जो 12 दांत होते हैं, वे जीवन भर में सिर्फ एक ही बार जन्म लेता है, आपको ध्यान में रखना है। और जो 20 दांत होते हैं जो कि जीवन भर में दो बार जन्म लेते हैं, उसको दूध का दांत भी कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो जो मनुष्य का खोपड़ी होता है उसमें कुल कितनी अस्थियां होती है। तो आपको बता दूं कि जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कुल 22 अस्थियां होती है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में 22 ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऐसे में कौन से ऑप्शन में आप सही टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 8 होगा। आखिर कैसे? तो आपको बता दूं कि जो मनुष्य की खोपड़ी का जो कपाल होता है उसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। वही चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती है। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 22 हड्डियां हो गई। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती है या फिर चेहरे में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार हो गया वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वह है प्रमस्तिष्क, जिसको कि हम सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। और सेरिब्रम के ही माध्यम से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि बुद्धि का जो टोटल कार्य होता है वह सेरिब्रम की मदद से ही होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जब दोपहर का 12 बज जाता है तब इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? और कब दिखाई देता है? मान लीजिए कि बारिश हो रहा है, और बारिश हो रहा है तो सूर्य की प्रकाश जो कि धरती पर पड़ती है, लेकिन उस समय 12 नहीं बजना चाहिए। अगर 12 बजेगा तो जो इंद्रधनुष है वह नहीं दिखाई देगा। तो यह ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यह नहीं दिखाई देगा। आखिर 12 बजे क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसलिए क्योंकि जो सूर्य होता है वह हमारे सर के ऊपर रहता है, और सर के ऊपर रहता है जिसके कारण जो प्रकाश होता है वह डायरेक्ट धरती पर गिर जाता है, और डायरेक्ट धरती पर नहीं गिरना चाहिए था। इसके लिए कोई एंगल बनाना चाहिए था। अगर सूर्य का प्रकाश अगर कोई एंगल बनाता है और साथ ही साथ बारिश हो रहा होता है तो पानी की बूंदों से वह यहाँ पर टकरा जाता है और अपरिवर्तन हो जाता है, यानी कि अपरिवर्तित हो जाता है और परावर्तित हो जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पर जो इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, यानी कि हाँ, सीधा नहीं रहना चाहिए। सूर्य का प्रकाश हमेशा तिरछा बनेगा, तभी जाके इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं। और दूरदृष्टि में क्या होता है? तो दूरदृष्टि में जो व्यक्ति को दूरदृष्टि हो जाता है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो व्यक्ति को दूरदृष्टि होता है उसको दूर का चीज़ यहाँ पर दिखाई तो देता है, लेकिन जो सामने का चीज़ होता है उसको यहाँ पर धुंधला दिखाई देता है। उसी को यहाँ पर दूरदृष्टि रोग कहते हैं। और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। तो फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज एक तरह का, यहाँ पर देखे होंगे कि मान लीजिए कि आपका घर में बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आ जाता होगा, तो फ्यूज होता है ऑटोमेटिक, यहाँ पर फ्यूज के माध्यम से जो होता है कनेक्शन कट हो जाता होगा, जो लाइन कनेक्शन होता होगा वो कट हो जाता होगा। तो उसी का काम यहाँ पर फ्यूज होता है, जो कि पतला यहाँ पर वायर का बना होता है, जो कि यहाँ पर पिघल जाता है। जब अत्यधिक करंट फ्लो होता है तो ऑटोमेटिक यह पिघल जाता है, और फ्यूज यहाँ पर पिघलने के कारण जो आपका परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक का परिपथ होता है, वो कनेक्शन कट जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शुष्क बर्फ, आखिर शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, आखिर ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रासायनिक उद्योग में किसे रसायनों का राजा माना जाता है। तो किसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा H2SO4 को रसायनों का राजा नाम से हम जानते हैं, जिसका मतलब हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि डिटर्जेंट बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, जो कार की बैटरी होती है उसको बनाने के लिए, धातु का प्रसंस्करण करने के लिए, के अलावा बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसमें कौन से कण पाए जाते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हवाई जहाज और जो रेल का डिब्बा होता है उसका पुर्जा में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर एल्युमिनियम धातु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो जो एल्युमिनियम होता है वो काफ़ी हल्का होता है, इसके अलावा मजबूत भी होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता है, जिसके कारण एल्युमिनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों में रोग के निदान के लिए आखिर आंतों में जो जांच होती है उसके लिए किन किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो किसके द्वारा किया गया था डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में, तो इसका जवाब हो जाएगा खुराना ने किया था। और खुराना का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है हरगोविंद खुराना। तो इसी के द्वारा डीएनए का संश्लेषण किया गया था प्रयोगशाला में और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा लेमार्क ने समझाया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस का होना आवश्यक है, तो इसका जवाब हो जाएगा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो कौन होता है, तो ओ यहाँ पर होता है, जो ओ कैटेगरी के यहाँ पर होते हैं उनको यहाँ पर सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पुरुष जिन संगठन होता है, तो क्या होता है, तो पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक तरीके से ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा XY पाया जाता है। वहीं महिलाओं में XX पाया जाता है महिला में, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा केवल दिन में होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दिन और रात में यहाँ पर टिक कर देते हैं, लेकिन आपका जवाब गलत हो जाएगा। आखिर दिन में ही क्यों होता है, तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, और क्या क्या लेकर बनाते हैं, तो पानी को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और तब जाकर जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन बना पाते हैं। तो ऐसे में सूर्य का प्रकाश होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो वह तरंग एवं कण के समान होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपको बताना है। तो ऐसे तो समय कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, लेकिन यहाँ पर लगभग में पूछा गया है तो 8.3 मिनट यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ध्वनि का वायु वेग अनुमानता है तो कितना है, तो वह है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो जो पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दो कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खाली स्थान होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि जो इसका अणु होता है, जो पानी का अणु होता है वह बहुत ही ज़्यादा पास पास आ जाते हैं जब 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और इसका घनत्व होता है जो अधिकतम हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह किस पद्धति के द्वारा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। और जो हेमेटाइट है वह अयस्क है और अयस्क से यहाँ पर लोहा बनाया जाता है, हेमेटाइट अयस्क से लोहा बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघटय होता है, तो क्या होता है, जो कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है वह अवघटय का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, लगभग 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है बृहस्पति, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर पर सामान्य तापमान कितना होगा, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, तो जो परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं, कौन सा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा एलिसरीन है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो वह है सौर ऊर्जा। आखिर सौर ऊर्जा क्यों है, तो इसको यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, यह असीमित है और साथ ही साथ यह हमेशा खत्म होता है और बनते रहता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होता है, तो किससे होता है, तो ये अल्फा किरण से होता है, बीटा किरण से होता है और गामा किरण से होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो दिए गए ऑप्शन में सबसे भारी धातु कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा यूरेनियम, जो कि सबसे भारी धातु है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हास्य गैस क्या है, तो हास्य गैस क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, मान लीजिए कि किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा तो तभी किया जाता है ताकि उसको दर्द ना हो। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा पुष्प, क्योंकि पुष्प में ही बीज बनते हैं और फिर जीवन चक्र का यहाँ पर पूरा कार्य चलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में होता है, तो सोयाबीन में होता है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो जो पुष्पों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है एंथोलॉजी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है
और जो हाइड्रोजन होता है उसका रिमूवल होता है। वही अपचयन में उल्टा होता है, इसमें जो रहता है हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब उपचयन और अपचयन होता है तब इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की यहाँ पर मौजूदगी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भोजन यहाँ पर नहीं पच पाएगा। तो यहाँ पर एडिशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीजन का हो रहा है। तो ऐसे में इसको उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा विटामिन है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद है। तो इसका जवाब हो जाएगा फोलिक एसिड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त को शुद्ध करने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो कौन सा सबसे छोटी इकाई है जो कि रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है प्रमस्तिष्क, और इसको हम सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं, सेरिब्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा टाइलिन, जो कि एंजाइम लार में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में यहाँ पर बांट देना। छोटा छोटा टुकड़ा में यहाँ पर भोजन को कर देता है, जो टाइलिन यहाँ पर एंजाइम होता है, ताकि यहाँ पर पचने में यहाँ पर सुविधा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं, तो सेरिब्रम को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो वह क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। और क्लोरोफिल जो कि प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट लिखा गया है। और क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है फल और फूल, इनको रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है फल और फूल को, जो क्रोमोप्लास्ट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कोशिका का रसोई घर का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन जहाँ जहाँ बनता होगा उसी को हम रसोई घर कहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो पत्तियाँ होती है वह किसकी मदद से यहाँ पर भोजन बनाती है, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की मदद से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और उसकी मदद से ही जो पत्तियाँ होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह अपना भोजन बना पाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सेल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो सेल क्रिया में आर्थोप्लास्टी किसको कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो आपका जो कूल्हा होता है वह घिस जाता है या फिर खराब हो जाता है, जिससे कि वह काम करना बंद कर देता है, यानी कि अच्छे से काम नहीं करता है। तो वहीं पर यहाँ पर कोई धातु लगा दिया जाता है और इसको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो इसी को यहाँ पर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहा गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कौन से अंग में यहाँ पर संपन्न होता है, यानी कि पूरा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पेसमेकर का कार्य क्या है। तो पेसमेकर का काम क्या है, तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करना है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आपको ध्यान रखना है।
ये पूछा गया है, ये दुनिया की पूछा गया है। वही अगर मानव की पूछा जाता है तो मानव में जो सबसे छोटी रहता है वह शुक्राणु रहता है, और सबसे बड़ी कौन सी रहता है तो वह रहता है अंडाणु। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर में एक ऐसा भी ग्रंथि होता है जिसको कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को यहाँ पर नियंत्रित करता है। तो इसी कारण से पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन को ऊर्जा में बदल देता है तो कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कीट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं एंट वर्ड आ रहा होगा, एंट, ANT, एंट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चींटी, चींटी, जो कि यहाँ पर एक तरीके का कीट ही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एंट यानी कि जो चींटी रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंट, वहाँ पर वर्ड आ रहा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कीट यानी कि चींटी और एंटोमोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। यह एक तरीके का ट्रिक हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। तो हमारा शरीर किससे बना होता है अधिकतम? तो वह जल से बना होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। वही सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वह फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से हम किसको जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है, आखिर कौन सा बीमारी हो जाता है? तो जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है उसमें क्या होता है? तो खून का बहना बंद नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति में जो रक्त का थक्का बनता है तो वे प्रोटीन को नहीं बना पाएगा, और वे प्रोटीन नहीं बन पाएगा यानी कि रक्त का थक्का जमने वाला प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में खून का बहना बंद नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? वो जबड़े में होती हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो यकृत करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो देख सकते हैं ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन, जो कि स्त्रीलिंग हार्मोन है। वही जो टेस्टोस्टेरोन है, यह कौन सा हार्मोन है? यह पुरुष हार्मोन है।